हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 5। इससे पहले इस कहानी के भाग 4 अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। संध्या वापस से आती है और उसने संजय के माथे पर हल्का सा किस किया और गाल पर किस किया और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही संजय ने भी धीरे से अपनी आंखें खोला और फिर उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। संजय को अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि संध्या ने उसे किस किया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। अगली सुबह जब संजय की आंखें खुलती हैं तो उसके मन में पहला ख्याल संध्या को लेकर ही आया था। वो संध्या के बारे में ही सोचने लगा था। वो जल्दी से अपने बेड से उठा और फिर सीधा नील और संध्या के कमरे की तरफ चला जाता है उन लोगों को देखने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसने देखा तो नील अकेला ही सो रहा था। शायद संध्या जा चुकी थी और संध्या चली गई थी, ये सोचकर संजय को कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। लेकिन फिर वो थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आता है, जहाँ पर चंद्रकला अभी अभी पूजा करके सिटिंग एरिया की तरफ आ रही थी। संजय ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, संध्या चली गई क्या? चंद्रकला बोलती है कि हाँ हाँ चली गई। क्यों, उसे जाना नहीं चाहिए था क्या? तो संजय बोलता है कि अरे नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो चंद्रकला भी बोलती है कि क्या तूने उससे बात की थी ना, तो फिर तुझे तो पता होना चाहिए। संजय ने भी पलटकर चंद्रकला की तरफ देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि नहीं माँ, बात तो नहीं की थी मैंने उससे, लेकिन आज ऑफिस में जाकर कर लूंगा। इतना कहकर संजय अब वहाँ से चला जाता है। अगले 2 घंटे के बाद संजय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। संध्या अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। संजय संध्या के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी संजय के कैबिन का दरवाजा हल्का सा खुलता है। संजय ने भी बिना देखे कहा कि संध्या, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मुझसे आकर बात करो। ये सुनकर कैबिन के बाहर जो एम्प्लॉय खड़ा हुआ था वो एकदम से बोलता है कि सर, मैं संध्या नहीं हूँ। संजय ने भी अब उस एम्प्लॉय की तरफ देखा और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एम्प्लॉय बोलता है कि सर, आपसे एक आदमी मिलना चाहता है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूँ? संजय ने भी कहा कि कौन आदमी, कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? वो एम्प्लॉय बोलता है कि सर मैं तो नहीं जानता हूँ उस आदमी को, लेकिन पिछले 1 घंटे से बाहर खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा है। कहता है कि जब तक आपसे नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। संजय ने कहा कि क्या काम है उसे मुझसे, कुछ तो बताया ही होगा, वो मुझसे क्यों मिलने के लिए आया है? एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप कहें तो उसे गार्ड से अभी धक्का देकर बाहर निकलवा दूं। संजय ने कहा कि अरे नहीं नहीं, उसे अंदर भेज दो, देखता हूँ क्या काम है उसे मुझसे। थोड़ी देर के बाद संजय के कैबिन में एक 30 से 32 साल का आदमी अंदर आता है। संजय ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और देखते ही समझ गया कि काफी ज्यादा अतरंगी आदमी है ये। उसने भी रेड कलर की प्रिंट की कमीज पहनी हुई थी, जो कि आधे बाजू की ही थी। गले में एक लाल कलर का गमछा पहना हुआ था। जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, जिस पर अभी हर जगह से कट लगे हुए थे। शायद वो कोई स्टाइलिस्ट जीन्स पहने हुए था। और उसके मुंह में एकदम से पान भरा हुआ था। हल्का हल्का उसका पान धीरे धीरे से साइड से निकल रहा था। उसे देखकर संजय को अब बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। संजय उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम था? वो आदमी बोलता है कि हाँ साहब, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। संजय ने भी एक एब्रो चढ़ाकर कहा कि कौन सी ज़रूरी बात? वो आदमी भी कुर्सी देखकर बोलता है कि बैठ जाएं क्या? तो संजय ने भी अब कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ हाँ बैठ जाओ। वो आदमी भी आकर बहुत ही स्टाइल से कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और बोलता है कि देखो साहब, मेरा आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, मगर फिर भी इंसानियत के नाते मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। इतना कहकर उसने कहा कि साहब, पान थूकना है मुझे, कहाँ पर थूकूं? संजय ने भी अब वॉशरूम के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर चले जाओ, डस्टबिन होगा उसी के अंदर ही थूकना। वो आदमी भी अब उठकर सीधा वॉशरूम के अंदर गया और फिर पान थूक कर बाहर की तरफ आता है और फिर उसने भी अपने गमछे से अपना मुंह साफ करके वापस से चेयर पर जाकर बैठ जाता है। संजय उसे हैरानी से देख रहा था। संजय को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। आज से पहले संजय को ऐसा आदमी कभी भी नहीं मिला था। उसके घर के नौकर भी बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन कभी भी ऐसी चीप हरकतें नहीं करते थे। वो आदमी तो कुछ ज़्यादा ही चीप लग रहा था। फिर भी वो आदमी बोलता है कि हाँ तो साहब, मैं क्या कह रहा था कि मैं इंसानियत के नाते आपको कुछ बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी से ही जुड़ा है। संजय ने कहा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं पूरे दिन बैठकर तुम्हारी ही बातों को सुनूं। जो भी बताना है जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है।
वो आदमी भी जल्दी जल्दी बोलता है कि अरे हाँ साहब, सुना है कि संध्या नाम की लड़की से शादी कर रहे हो आप। ये सुनकर तो ना जाने क्यों संजय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में बोलता है उस आदमी की तरफ घूर कर, जो बोलना है साफ साफ बोलो, ऐसे घुमाने फिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कहना चाहते हो तुम। वो आदमी जल्दी से बोलता है कि यही कि वो संध्या बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा लालची है, वो सिर्फ आपसे पैसों के लिए ही शादी कर रही है। संजय अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी चेयर से उठता है और सीधा दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हो गई तुम्हारी बकवास, आप निकलो यहाँ से जल्दी मेरे ऑफिस से निकल जाओ तुम। अब वो आदमी उठकर बोलता है कि ओ साहब, तमीज़ से बात करो, आप राजा हो तो तुम राजा अपने घर के होगे, मैं भी अपने गली का शेर हूँ शेर। जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो आपसे शादी बस आपके पैसों की वजह से ही कर रही है, वरना वो आपसे कोई भी प्यार व्यार नहीं करती है। वरना खुद ही सोचिए, इतनी सुंदर लड़की जिसे कोई भी लड़का आराम से मिल जाएगा, वो आप जैसे इंसान से शादी क्यों करेगी। जबकि आप तो एक बेटे के बाप भी हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, आपको मेरी बातें झूठी लगेंगी ये, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। संध्या के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने के लिए बोला है और ऑपरेशन में 10 लाख रुपए चाहिए, जो कि उस लड़की के पास नहीं है। और उस लड़की की माँ की आंखों की रोशनी भी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि घर में हेल्दी खाना नहीं मिलता है, इसीलिए उसे उसके लिए भी ऑपरेशन के पैसे चाहिए। छोटा भाई है, उसे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती है वो, लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कर पाए। खुद ही सोचिए ना आप, 21 साल की लड़की अपना कॉलेज छोड़कर नौकरी क्यों करेगी। आखिरकार जरूर उसके पास कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ही ना। और एक बात और बताइए, आप सुना है इतने बड़े इंडस्ट्रीज में दुनिया भर के इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन संध्या को तो आराम से नौकरी मिल गई, क्योंकि वो आपको फंसा रही हो, क्योंकि वो अब बस और बस आपके पैसे चाहती है और कुछ भी नहीं। यकीन नहीं आता है तो आप खुद ही संध्या से जाकर पूछ लेना। मैं तो भला ही करने के लिए आया था आपका, लेकिन लगता है कि तुम्हें सच्चाई सुननी ही नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। इतना कहकर जैसे ही वो इंसान जाने को हुआ, वैसे ही संजय बोलता है कि रुको। वो आदमी एकदम से रुक गया और फिर संजय ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा। वो आदमी बोलता है कि मुरारी लाल नाम है मेरा। संजय ने कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। मुरारी लाल जाकर आराम से बैठ जाता है। संजय ने भी अपनी टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया और बोलता है कि संध्या आ गई तो उसे मेरे कैबिन के अंदर अभी के अभी भेजो। अगले 5 मिनट में ही संध्या संजय के कैबिन में आ चुकी थी। उसने एक नज़र संजय की तरफ देखा, लेकिन संजय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में संध्या की तरफ घूर रहा था। तो संजय ने भी अब मुरारी लाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कौन है ये। तो संध्या ने मुरारी लाल की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वहीं मुरारी लाल मुस्कुराहट के साथ संध्या की तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर तो एक तंज भरी मुस्कान थी। संध्या को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। संध्या ने भी नम आंखों से संजय की तरफ देखा। तो संजय बोलता है कि देखो, मुझसे मुरारी लाल ने बहुत कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। उसने ना जाने क्या क्या तुम्हारे बारे में बोला है मुझसे, मगर अब मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या ये सच है कि तुम बस मुझसे पैसों के लिए ही शादी कर रही हो। संध्या कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस नम आंखों से अपने आंसुओं को टपकाए जा रही थी। उसने मुरारी लाल की तरफ एक नज़र देखा और फिर संजय की तरफ देखकर धीरे से बोलती है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी मुरारी लाल बोलता है कि क्यों झूठ बोल रही हो संध्या, तुम झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें। कम से कम इतना तो ख्याल करो कि जिससे तुम शादी कर रहे हो वो एक बच्चे का बाप है। बाप अरे साहब की तो छोड़ो, उस बच्चे के बारे में तो सोचो जो तुम्हें माँ का दर्जा देने वाला होगा, जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता होगा, जो तुम्हें अपनी माँ को समझता होगा। संध्या ने थोड़ा सा गुस्से में मुरारी लाल की तरफ देखकर कहा कि तुम चुप रहो, तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए, किसने कहा था। मुरारी लाल बोलता है कि देखो साहब, चोरी पकड़ी गई ना तो फिर बिल्ली कैसे खिसिया रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। संजय ने भी मुरारी लाल की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि गेट आउट, निकलो यहाँ से अभी के अभी। तो मुरारी लाल भी एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, यहाँ पर आया था इनका भला करने के लिए, ये तो मुझे ही निकाल रहे हैं। संजय ने भी चिल्लाते हुए कहा कि सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें, मैंने कहा कि निकलो यहाँ से। संजय के चिल्लाने से मुरारी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन संध्या बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। आखिरकार संजय को सच पता ही चल गया था। उसे तो ऐसा लगता था कि कभी न कभी संजय को पता चल ही जाएगा कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए ही कर रही है, लेकिन शायद वो उसे कभी भी मजबूरी ना समझे, उसकी मजबूरी को वो उसका फ़ायदा ही समझेगा। इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुरारी लाल के जाने के बाद संजय ने कहा कि संध्या, मुझे सच सच बताओ कि
क्या तुम सच में शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही कर रही थी क्या? बताओ मुझे क्या सच है? संध्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। संजय को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने भी संध्या की दोनों बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि झूठ मत बोलो, तुम सच सच बताओ कि क्या सच है, समझे तुम? संध्या ने भी भरे हुए गले से कहा कि वो धनराज भैया ने कहा था कि मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ, इसीलिए। ये सुनते ही संजय को एकदम से गुस्सा अब और भी ज़्यादा दुगना होने लगा था। उसने संध्या को झटकते हुए कहा कि धनराज कहेगा जहर खा लो तो तुम जहर खा लोगी क्या? तुम जहर खा लोगी? बताओ मुझे, खुद का दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? पैसों के लिए मेरे आगे पीछे घूमने लगी तुम, पैसों के लिए नौकरी करने लगी तुम, पैसों के लिए मेरे नील के साथ रिश्ता बना लिया तुमने। शर्म नहीं आती है तुम्हें? कैसे कर सकती हो तुम एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा? संध्या बोलती है कि मेरी बात तो सुनिए, मैंने नील को दिल से अपनाया है, दिल से रिश्ता बनाया है उसके साथ। ये सुनकर तो संजय को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने भी संध्या की बाजू पकड़कर उसे अपने कैबिन के गेट की तरफ धकेलते हुए गुस्से से कहा कि निकलो निकलो यहाँ से, और आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल तक मत दिखाना मुझे। बहुत ही ज़्यादा छोटी और मक्कार हो तुम। मैं ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं कर सकता हूँ जो सिर्फ मेरे साथ, मेरे बच्चे के दिल के साथ खेल रही हो। सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए हो उसे। शर्म आनी चाहिए संध्या तुम्हें, शर्म। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो। शायद मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा चालबाज होगी, धोखेबाज निकलोगी, इतनी ज़्यादा चालाक होगी तुम। पैसा ही चाहिए था तो तुम आकर साफ साफ बोल देती ना मुझे, तरस खा के मैं तुम्हें खुद ही पैसा दे देता। लेकिन तुमने ये सब कुछ किया ना, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है तुमने, इतनी प्लानिंग के साथ। तुमने शर्म नहीं आती है तुम्हें? संध्या भी खुद को संभालते हुए संजय को बस भरी हुई आंखों से देख रही थी। उसने एक बार फिर से संजय को समझाते हुए बहुत ही रोती हुई आवाज़ में कहा कि प्लीज़ आप एक बार धनराज भैया को बुला लीजिए, वो ही आपको सारा सच बताएंगे आके। संजय ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि ना तो मुझे तुमसे बात करनी है और ना ही मुझे धनराज से बात करनी है। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ तुम। संध्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं बेइज्जत करके यहाँ से बाहर कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा। आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुमने मेरे जज्बातों के साथ तो खेला ही खेला है, मगर मेरे पूरे परिवार को भी धोखे में शामिल कर लिया है तुमने। धोखा दिया है तुमने मेरी पूरी फैमिली को। क्या कहूँगा मैं अपनी माँ से जाके कि जिस लड़की के साथ वो सपने देख रही है मेरी शादी करने की, वो लड़की एक नंबर की धोखेबाज है। चली जाओ संध्या, यहाँ से चली जाओ, समझे तुम? संध्या भी बस नम आंखों से संजय की तरफ ही देख रही थी। वो सोच रही थी कि वो पलट गई और रोते रोते फिर कॉरिडोर से चली जाती है। वहीं संजय ने अपने कैबिन का दरवाज़ा कस के अंदर से बंद कर लिया था। संध्या भी अब जब बाहर आती है तो मुरारी लाल अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो सीटी बजाकर बोलता है कि कहो तो घर छोड़ दूं संध्या। तो संध्या ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मुरारी लाल की तरफ घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोलती है कि ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? जितनी आग लगानी थी ना, आग लगा ली है तुमने। जितनी मेरी ज़िंदगी ख़राब करनी थी ना, कर ली है तुमने। अब चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, समझे तुम? अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी, समझे तुम? मुरारी लाल बोलता है कि अरे वाह, ये बिल्कुल सही है। उस सेठ से शादी कर सकती हो तुम, मगर मुझसे नहीं कर सकती हो। उसे 10 लाख तो मैं भी दे दूंगा ना तुम्हें। संध्या गुस्से में बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर लूँगी अभी के अभी। मुरारी लाल भी अब अपनी बाइक को स्टार्ट करता हुआ बोलता है कि संध्या, संध्या आओगी तो तुम मेरे पास ही, देख लेना, कुछ भी करना, मगर आओगी तुम मेरे पास ही। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तो वहीं संध्या बस रोती रहती है और फिर जाकर सीधा पार्किंग पर एक बेंच पर बैठ जाती है। इस वक्त संध्या बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और धनराज को कॉल किया, लेकिन धनराज का फ़ोन अभी स्विच ऑफ जा रहा था। वहीं संजय भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बहुत ही ज़्यादा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसने भी न जाने कितनी ही मीटिंग कैंसिल कर दी थी आज। उसने भी अपना फ़ोन लिया और फिर सीधा धनराज को कॉल करने लगता है, लेकिन धनराज का फ़ोन तो मिल ही नहीं रहा था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी उसके कैबिन का गेट एकदम से खुलता है। संजय ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि धनराज कहाँ पर है? मेरे कैबिन में भेजो अभी के अभी। वो एम्प्लॉय बोला कि सर वो तो आज ऑफिस नहीं आए हैं। संजय ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना फ़ोन दीवार पर जोर से दे मारा और फिर सोफे पर आकर बैठ जाता है। उस एम्प्लॉय ने कहा कि सर कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। संजय बोलता है कि कोई काम नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। एम्प्लॉय भी अब संजय की बात मानकर चुपचाप वहाँ से चला गया था, क्योंकि वो भी जान रहा था कि संजय इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगती है। संध्या अभी भी उस पार्किंग की बेंच पर ही बैठी होकर रो रही थी। संध्या पूरी तरह से भीग गई थी, लेकिन उसकी उदासी वैसी की वैसी ही थी। उसके पास एकलौता सहारा बस अब धनराज ही था और धनराज का नंबर भी मिल नहीं रहा था, जिस वजह से उसे अब और भी ज़्यादा
गुस्सा आ रहा था। जी भरकर रोने के बाद संध्या भी बेंच से उठती है और फिर सड़क की तरफ जाने लगती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। संध्या ने अपना फ़ोन उठाया और चेक किया तो उसमें भी घर का नंबर फ्लैश हो रहा था। संध्या ने भी फ़ोन उठाकर कहा कि हेलो। सामने से उसके भाई की आवाज़ आती है कि दीदी दीदी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनके फिर से दर्द स्टार्ट हो गया है, जल्दी से जल्दी घर आ जाओ आप। संध्या भी अब जल्दी जल्दी से अपने घर जाने लगती है, लेकिन उसे ना तो कोई ऑटो मिल रहा था और ना ही कोई बस मिल रही थी। वो तो बस सड़क पर चलती जा रही थी, भाग रही थी भाग। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। संध्या ने देखा तो वो गाड़ी किसी और की नहीं थी, संजय की थी। संध्या ने भी संजय की गाड़ी को इग्नोर किया और फिर अपने आंसू पोंछते हुए दूसरी तरफ की तरफ जाने लगती है। और तभी संजय भी छाता लेकर गाड़ी से बाहर आता है और संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि संध्या संध्या मेरी बात सुनो। संध्या ने पलटकर संजय की तरफ देखा और बोलती है कि ऑफिस में बहुत कुछ सुना दिया था आपने, अब नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, प्लीज चले जाइए सर आप यहाँ से, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, जाइए आप यहाँ से। संजय ने भी बहुत ही अकड़ के साथ कहा कि अच्छा तो तुम अपनी गलती मान नहीं रही हो और ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो भूल जाओ, तुम इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर संजय ने अब संध्या की बाजू पकड़नी चाही तो संध्या ने एक कदम पीछे हटकर बोलती है कि प्लीज आप मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए, मेरी मदद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, तरस मत खाइए आप मुझ पर, प्लीज जाइए यहाँ से। इतना कहकर संध्या अभी तेज कदमों से आगे चलने लगती है और संजय जो छाता लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। संजय बोलता है कि देखो देखो मैं कह रहा हूँ ना संध्या, रात बहुत ज्यादा हो गई है और तुम भीग भी गई हो, तुम्हारी ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, एक बार मैं तुम्हें घर छोड़ दूं फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो संध्या ने भी पलट कर थोड़ा सा गुस्से में संजय की तरफ घूरकर देखा और बोलती है कि अच्छा मैं आपकी जिम्मेदारी थी ही कब जो आप अभी तक निभा रहे थे, प्लीज मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं दोबारा से आपके कड़वे शब्द को सुन पाऊँ, मैं नहीं सुन पाऊंगी, प्लीज जाइए यहाँ से। संध्या आगे आगे चल रही थी और संजय जो उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। संजय ने एक बार फिर से संध्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोलता है कि देखो देखो मैं कह रहा हूँ ना बहुत ज्यादा रात हो गई है और मैं इस सुनसान सी सड़क पर एक लड़की होकर ऐसे नहीं जा सकती हूँ, मुझे लड़कियों की इज्जत करनी बहुत अच्छे से आती है, इसीलिए चुपचाप से मेरी गाड़ी में आकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। संध्या ने अगले ही पल संजय का हाथ जोर से झटकते हुए कहा कि मेहरबानी करके छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, और कितना बेइज्जत करेंगे आप, कितना ज़्यादा बेइज्जत करेंगे, अगर कुछ रह गया है तो वो भी करना चाहते हो क्या, इससे ज़्यादा बेइज्जत नहीं हो सकती हूँ मैं, चले जाइए आपसे, आपको जो भी पूछना है ना जाकर सीधा धनराज भैया से पूछिए, मुझसे नहीं। इतना कहकर उसने संजय के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दे दिया और फिर से तेज कदमों के साथ आगे आगे चली जाती है। थोड़ी देर में ही उसे एक ऑटो मिल गया और संध्या जो ऑटो में बैठकर सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। संजय भी सड़क पर खड़ा होकर संध्या को जाता हुआ देख रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं संजय को अब संध्या के आंसू झूठे नहीं लग रहे थे, उसे कहीं ना कहीं अब संध्या में सच्चाई नजर आ रही थी। लेकिन अगले ही पल वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ चली गई, पहले ही पता चल गया कि ये किस टाइप की लड़की थी, अच्छा ही हुआ मेरी जिंदगी फिर से खराब होने से बच गई, वरना मैं और मेरा नील तो सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं कर पाते, मेरा छोटा सा नील बेचारा कितना ज्यादा टॉर्चर होता है इस लड़की से। इतना कहकर संजय भी अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और फिर अगले 1 घंटे में संजय अपने घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर पर आया दादी ने संजय की तरफ घूर कर देखा और कहा कि संजय तू तो पूरा भीग गया है, कहाँ गया था तू जो इतना ज्यादा भीग गया। संजय ने दादी की तरफ देखकर कहा कि एक बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ, मेरी और संध्या की शादी नहीं होगी, नहीं होगी उस लड़की के साथ मेरी शादी। ये सुनकर तो चंद्रकला हैरानी से संजय की तरफ देखने लगती हैं और तभी सामने से दिग्विजय सिंह जी भी अपना चश्मा साफ करते हुए सामने आते हैं और बोलते हैं कि संजय ये क्या बकवास कर रहा है तू, ये क्या बकवास है तेरी, कल ही तुम्हारी और उसकी सगाई हुई है ना और फिर आज तुम ये कह रहे हो कि शादी नहीं होगी, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, पागल हो गए हो क्या। संजय ने भी थोड़ा सा गुस्से में कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, कोई लड़की इतनी अच्छी नहीं है आज के ज़माने में कि एक बच्चे के बाप को अपना ले, जो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दे। संध्या भी उन्हीं में से एक है जो पैसों के लिए ही कुछ भी कर सकती है, सिर्फ पैसों के लिए ही मुझसे शादी कर रही है वो, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ मुझे और मेरे बेटे को मेरे हाल पर छोड़ दीजिए आप लोग प्लीज़, हम बाप बेटे को किसी भी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही अपने आप को संभाल लेंगे। और तभी उसकी नज़र नील पर जाती है जो कि खड़ा हुआ बस रोई जा रहा था। संजय ने नील की तरफ देखा और थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि सुना सुना तुमने, कोई नई मम्मी नहीं आएगी, कोई भी नई मम्मी नहीं आने वाली है अब। इतना कहकर संजय तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है और तभी नील सीधा चंद्रकला के गले लगकर रोने लगता है। चंद्रकला ने नील की तरफ देखा और प्यार से उसे अपने गोद में उठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलती हैं कि पापा अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे तो मैं उनसे खुद ही पूछूंगी कि आखिर क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। नील ने
रोते रोते कहा कि मुझे तो नई मम्मी चाहिए, मुझे नई माँ चाहिए दादी। अगर पापा शादी नहीं करेंगे ना तो नई माँ से मैं शादी करूंगा, मगर फिर भी उनको घर में जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर नील सुबह सुबह कर रोने लगता है। चंद्रकला और दिग्विजय सिंह को भी अब अपने पोते की मासूमियत पर हल्की हल्की सी हंसी आ रही थी और थोड़ा थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। वो लोग अच्छे से समझ रहे थे कि नील को माँ चाहिए, नील को नई माँ से कितना ज़्यादा लगाव हो गया था, लेकिन वो दोनों कर भी क्या सकते थे। चंद्रकला ने अब दिग्विजय सिंह जी की तरफ देखा और कहा कि संजय के पिताजी, संजय तो दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है, वो तो हमारी बात ही नहीं मान रहा है, कितना ज़्यादा बकवास करने लगा है ये। आप ही जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते, एक बार आप ही जाकर बात करिए। दिग्विजय जी कहने लगे, मैं क्या बात करूंगा उसे, वैसे भी मेरी सुनता कहाँ है वो लड़का, तुम ही पूछो आखिर हुआ क्या है, आखिर क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा है ये संध्या से। और तभी ऊपर से संजय जो कि अभी कपड़े चेंज कर चुका था, वो एकदम से बोलता है कि किसी को भी मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी को कोई भी जवाब दूंगा, किसी से कोई भी बात नहीं करनी है मुझे। बस एक बात आप दोनों ही कान खोलकर सुन लीजिए कि संध्या मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही कर रही थी, नील के लिए नहीं, ना ही मेरे लिए, समझ गए ना आप लोग। इतना कहकर संजय वापस से अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। संजय बालकनी में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी, वो बारिश को देखे जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करी और फिर उसे संध्या के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं। बेशक से उसने संध्या के साथ कुछ ही पल बिताए थे, लेकिन जो भी पल उसने संध्या के साथ बिताए थे वो पल बहुत ही ज़्यादा अनमोल थे, बहुत ही ज़्यादा हसीन थे। उतने से ही पल संजय के दिल में तांडव कर रहे थे, उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे थे। संजय भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि तभी उसके सामने उसने देखा तो उसका आशिक जो उसी के पास में ही खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि मान क्यों नहीं लेता है कि तुझे संध्या अच्छी लगती है, तुझे संध्या से प्यार हो गया है, क्या पता उसकी भी कुछ मजबूरी हो जो वो ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि संध्या ऐसी लड़की नहीं है। एक बार तू धनराज से बात क्यों नहीं कर लेता है, एक बार तो तू धनराज से बात कर, आखिरकार गलती तो धनराज की ही है ना। उस लड़की से तो तेरा कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन धनराज तो तेरा बचपन का दोस्त है ना। तुझे नहीं लगता है कि तुझे संध्या को जली गोटी सुनाने से पहले धनराज से एक बात कर लेनी चाहिए थी, एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था कि आखिर संध्या के पीछे क्या मजबूरी है। और वो भी तो कब से एक ही बात कह रही थी ना कि धनराज भैया से बात कीजिए, धनराज भैया को बुला लीजिए, वो आपको सारा सच बताएंगे। तो फिर क्यों तूने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तूने तो उसे सफाई का मौका भी नहीं दिया, बहुत ही गलत किया है संजय तूने। इतना कहकर संजय का अश्क एकदम से गायब हो गया और फिर संजय ने भी अपने पास रखा हुआ फोन उठाया और फिर से धनराज का नंबर डायल किया। लेकिन अभी भी किस्मत संजय और संध्या दोनों के रिश्ते को खेल रही थी, दोनों का ही मजाक बना रही थी। अभी भी उसका नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। धनराज से अभी संजय की कोई भी बात नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। संजय ने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली और वो वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। अगले दिन जब संजय की आंखें खुलती हैं तो उसने अपने पेट पर भार महसूस किया। संजय ने अपनी आंख खोलकर देखा तो उसके पेट पर नील आराम से सो रहा था। कल रात संजय इतना ज़्यादा नशे में हो गया था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि कब नील उसके पास आया और उसी के ऊपर आकर सो जाता है। संजय ने भी नील को प्यार से अपनी गोद में उठाकर उसे अंदर लेकर आया और फिर उसे ठीक से आराम से बेड पर सुला देता है। उसने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से उड़ा दिया और फिर कुछ देर तक तो संजय नील को ही प्यार से निहारता रहता है और फिर खुद से ही बोलता है कि नील नील मान लो ना इस बात को, क्यों नहीं मान लेते हो बेटे, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, क्यों नहीं मान लेते हो तुम, क्यों तुम्हें नई माँ चाहिए। हम दोनों बाप बेटे के बीच में किसी भी तीसरे की जगह नहीं है बेटा, किसी भी तीसरे को मत लेकर आओ। इतना कहकर संजय वॉशरूम के अंदर चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद वो अच्छे से तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आता है। इतने में ही नील भी उठ गया था और फिर संजय की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। संजय ने भी नील को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में उठाया और फिर उसे चूमने लगता है। तभी दादी कमरे में आती हैं, उसने संजय की तरफ देखा तो संजय बोलता है कि प्लीज़ माँ, मैं किसी जवाब को देने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे कोई भी सवाल जवाब मत करिएगा, मेरा दिमाग सेंटर में नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं, प्लीज़ कुछ भी मत पूछिएगा मुझसे। चंद्रकला भी बोलती हैं कि मेरा दिमाग खराब है क्या, जो मैं तुमसे बात करूँगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुमसे बात करने से तो अच्छा है कि मैं किसी पागल कुत्ते से जाकर कटवा लूँ खुद को, समझा। तो संजय भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अपनी माँ की तरफ देख कर बोलता है कि पता नहीं कैसी माँ हो, मुझे लगता है कि कहीं से उठाकर लेकर आई हो मुझे। चंद्रकला बोलती है कि उठाकर नहीं लाई हूँ, 9 महीने पेट में रखा है तुझे, समझा, तू तब जाकर तू पैदा हुआ था, आया बड़ा बात करने वाला, ज़्यादा
मुंह मत चलाया कर। खैर छोड़, तू क्या समझेगा एक माँ के दर्द को, तू कभी नहीं समझ सकता है। पत्थर दिल का है तू, समझा तू। आज नील को इंजेक्शन लगवाना है, हॉस्पिटल लेकर चला जा। संजय ने भी अगले ही पल ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे माँ, हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा मैं, और मुझे कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है। संजय बोलता है कि माँ, हर बार तो आप ही लेकर जाती हो ना, तो फिर इस बार क्यों नहीं जा रही हो, आप ही लेकर चली जाओ ना। हर बार तो आप ही लेकर जाती हो ना। तो चंद्रकला ने भी कहा कि नहीं, कल रात तो मुझे कोई बहुत ही अकड़ के साथ कह रहा था ना कि हम बाप बेटे के बीच में कोई भी तीसरे की जगह नहीं है, हम बाप बेटे आराम से जी लेंगे। तो मैं भी तो तीसरी ही हूँ ना, तो फिर मैं भी अब तुम बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तुम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। नील, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तू खुद ही संभाल ले, समझा तू। अगर तू शादी नहीं करना चाहता है तो ठीक है, एक माँ के भी सारे काम जितने भी होते हैं ना, सारे सीख ले। खासकर तब तक जब तक नील 6-7 साल का बड़ा नहीं हो जाता है ना, तब तक तुझे ही नील के अब सारे काम करने पड़ेंगे। इतना कहकर चंद्रकला बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती हैं। और संजय अच्छे से जानता था कि उसकी माँ ये सब कुछ जानबूझकर कह रही है, ये सब कुछ जानबूझकर कह के गई हैं कि ताकि उसे समझ में आ जाए कि एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है और एक बच्चे के लिए माँ का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। संजय ने भी नील की तरफ देखा और कहा कि चलो तुम्हें नहला देता हूँ और फिर जाएंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए, ओके। नील थोड़ा सा मुंह बनाता हुआ बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, मुझे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाना है। लेकिन संजय ने भी अब नील की एक बात नहीं सुनी, उसे लेकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। और फिर अगले 1 घंटे में संजय ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रोकी। उसके बराबर में नील मुंह बनाकर बैठा हुआ था। संजय बोलता है कि ऐसे मुंह बनाकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा, समझा तू। इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा तुझे, माँ ने बोला है तो अब तो लगवाना ही पड़ेगा। चल चल उतरो जल्दी से अब। लेकिन नील जो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, अकड़ के साथ बैठा रहता है। संजय भी अब गाड़ी से उतर गया और फिर उसने दूसरी तरफ से जाकर नील को भी गाड़ी से निकाल लिया और फिर उसे प्यार से अपनी गोद में उठाकर बोलता है कि अरे छोटा सा दर्द होता है बस, बिल्कुल बिल्कुल छन्ना सा दर्द होता है, कुछ भी नहीं होगा, एकदम से ठीक हो जाएगा तू। और फिर तू कितना ज़्यादा डरता है यार, तेरा बाप तो बिल्कुल भी नहीं डरता है, तुझे किसने डर सिखा दिया। और तभी सामने से जिया और जिया की मम्मा भी आती हुई दिखाई देती हैं। नील ने संजय से कहा कि अरे पापा, पापा जिया को भी इंजेक्शन लगा है क्या। नील बोलता है कि हाँ हाँ लगा ही होगा, तभी तो यहाँ पर आई हैं। तब तक जिया और जिया की माँ भी संजय के पास में आ गए थे। संजय ने कहा कि कैसी हैं आप मिसेस मेहरा। तो मिसेस मेहरा बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि ठीक हूँ बिल्कुल भाई साहब, आज जिया को इंजेक्शन लगवाना था ना, इसीलिए हॉस्पिटल आई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो नील भी एकदम से टपाक से बोलता है कि लेकिन ये तो रो ही नहीं रही है। मिसेस मेहरा ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बिल्कुल भी नहीं रोती है। नील भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनते हुए बोलता है कि हाँ, तो मैं भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे भी इंजेक्शन लगवाना है ना पापा। संजय को अब नील की बात पर थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, लेकिन फिर उसने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मिसेस मेहरा ने बाय कहकर अब वहाँ से जाने लगती हैं जिया को लेकर। तब तक नील ने जिया का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके छोटे छोटे हाथ पर किस करके बोलता है कि जिया, मैं और तू ना पक्के वाले दोस्त बनेंगे, तू मेरी फ्रेंड बनेगी ना जब बड़ी हो जाएगी। जिया का एक हाथ अभी उसके मुंह में था, वो भी नील की बातों को समझ नहीं पा रही थी, वो तो बस नील की तरफ देखे जा रही थी। फिर भी नील के ऐसा कहने से वो एकदम से मुस्कुराकर अपनी मम्मी की गोद में चली जाती है। संजय भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि चले अब नील। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वो भी अपने पापा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ जाने लगता है। संजय और नील दोनों ही एक कैबिन में आकर बैठे थे जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और उन्होंने भी इंजेक्शन लगवाना था। सारे बच्चे इंजेक्शन लगवा रहे थे। उन सब बच्चों को देखकर तो संजय के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। नील भी आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी, क्योंकि जिया तो इंजेक्शन लगवाने के बाद भी हंस रही थी और वो इंजेक्शन लगवाने के नाम पर ही रोने लग रहा था, इसीलिए वो बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। संजय ने धीरे से कहा कि तुझे डर नहीं लग रहा है क्या। तो नील बोलता है कि अरे नहीं पापा, डर किस बात का, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब जो छोटी सी बच्ची नहीं डर रही है तो फिर क्या मैं डरूंगा। मैं भी ना बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं डरती है। संजय ने भी अब उस कमरे की तरफ देखा और कहा कि लेकिन मेरे बाप को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। थोड़ी देर में ही संजय का फ़ोन एकदम से वाइब्रेट होता है। वो फ़ोन धनराज का आ रहा था। धनराज का फ़ोन देखकर उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहता था, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था उसके फ़ोन को इग्नोर। संजय ने भी नील की तरफ देखकर बहुत प्यार से कहा कि नील बेटा तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आया। नील बोलता है कि अगर
हमारा नंबर आ गया पापा तो संजय ने कहा कि अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, इतनी जल्दी हमारा नंबर नहीं आएगा, और आएगा तो कह देना मेरे पापा बाहर हैं। संजय ने कहा कि बेटा मैं यही कॉरिडोर में हूँ, तुम कहीं भी मत जाना, अगर तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो तुम मुझे बाहर आकर आवाज़ दे देना। ओके। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय ने भी अपनी जेब में से एक क्यूब निकाला और नील के हाथ में देते हुए कहा कि ये लो। तो नील ने भी बोला कि पापा आपके पास ये था तो फिर मुझे गाड़ी में क्यों नहीं दिया आपने। संजय ने कहा कि गलती हो गई यार, माफ़ कर दे मुझे प्लीज़, अभी फ़िलहाल तो इसे खेलो ना तुम, प्लीज़ अभी कर लो इसे। इतना कहकर संजय कॉरिडोर में चला गया और फिर संजय ने भी धनराज से फ़ोन पर बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। संजय वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कॉरिडोर के बिल्कुल सामने ही मेन गेट भी था, इसीलिए संजय भी अब तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ चला जाता है। तो वहीं नील भी आराम से बैठा हुआ क्यूब खेल रहा था और धीरे धीरे नील का नंबर भी आ गया था। और तभी नर्स बोलती है कि नीलकंठ प्रताप सिंह। तो नील बोलता है कि यस मैम। नर्स ने उसे देखा और कहा कि तुम नीलकंठ प्रताप सिंह हो क्या। नील ने भी बहुत ही आराम से अकड़ के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो नर्स बहुत ही प्यार से बोलती है कि लेकिन तुम अकेले आई हो क्या इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो नील बोलता है कि अरे नहीं नहीं नर्स, मेरे पापा भी आए हैं लेकिन वो अभी बाहर है। नर्स ने कहा कि अजीब बात है, अपने बेटे को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। नील ने कहा कि मेरे पापा को ऐसे मत बोलो, समझिए आप, मेरे पापा वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे पापा हैं मेरे। नर्स भी अब थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बोलती है कि अच्छा तो ठीक है ना, आ जाओ ना, तुम्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो चले जाना। अब नील की सिट्टी पिट्टी एकदम से गुम हो गई थी, क्योंकि वो इंजेक्शन तो बिल्कुल भी लगवाने वाला नहीं था। उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो बोलता है कि मेरे पापा आएंगे तभी इंजेक्शन लगाना, आप मुझे अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना है। नर्स बोलती है कि अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से आओ मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवा दूँ, फिर दूसरे बच्चों को भी तो लगाना है ना। नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और वो एकदम से कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन तभी वो संध्या से जाकर टकरा गया। कल रात संध्या भी अपने पापा का इलाज कराने के लिए इसी हॉस्पिटल में आई थी और तभी कल रात से वो यहीं पर रुकी थी। उसने नील की तरफ देखा और बहुत ही हैरानी से बोलती है कि नील बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम किसके साथ आए हो। तो नील ने भी अपनी छोटी छोटी बाहें संध्या की तरफ बढ़ा दी और फिर संध्या ने भी नील को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। नील बोलता है कि इंजेक्शन लगवाने के लिए आया था। संध्या बोलती है कि अकेले आ गई थी क्या तुम। तो नील ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, पापा के साथ आया था, पर पता नहीं पापा कहाँ पर चले गए, मुझसे तो बोला था कि यहीं पर है, मगर अब देखो ना यहाँ पर नहीं है। तभी नर्स ने कहा कि आप इनकी माँ है क्या। संध्या कुछ भी नहीं बोलती है। इतने में ही नर्स फिर से बोलती है कि अरे खड़ी क्यों है आप, अगर माँ हो तो जल्दी से इंजेक्शन लगवा दो ना और हम भी फ्री हो जाएंगे, बस एक यही बचा है। संध्या ने भी नील से कहा कि चलो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवा देती हूँ। नील अब रोने लगा था और बोलता है कि नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं लगवाना, मैं नहीं लगवाऊंगा, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। संध्या बोलती है कि अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, देखो कुछ भी नहीं होता है, बस ज़रा सा कोई भी थोड़ा सा पिंच करेंगी बस, चलो मैं अच्छे से लगवाती हूँ इंजेक्शन। इतना कहकर उसने नील को प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उसकी पैंट हल्की सी नीचे करी। इंजेक्शन उसकी बम्ब पर लगा था, बिल्कुल हल्का सा दर्द हुआ था, लेकिन नील ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। फिर तभी संध्या नील की पैंट को ऊपर करते हुए बोलती है कि देखा लग गया ना इंजेक्शन, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, कितनी जल्दी लगा दिया। तो नील भी मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है मुझे, ना ही मुझे दर्द हुआ और ना ही मेरी फ्रेंड जिया को दर्द हुआ, मैं ना थोड़ा सा रोया था। और ये बात अब जिया को मत बताना, आप बिल्कुल भी मत बताना किसी को कि नीलकंठ प्रताप सिंह इंजेक्शन लगाकर रोता है, वरना तो मेरा मजाक बनाएगी वो, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी मेरी। संध्या की आंखें तो एकदम से सूजी हुई थी रोने की वजह से। कल रात की उसकी संजय से इतनी ज़्यादा बुरी लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। सुबह से उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं थी, लेकिन नील की बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने नील के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे पर किस करके कहा कि पक्का पक्का अब मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और तभी बाहर से शोर होने का आवाज़ आने लगता है, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या संध्या और संजय का रिश्ता बन पाएगा, क्या संजय को समझ आएगा कि संध्या का सच क्या है, संध्या उससे पैसों के लिए शादी कर रही या फिर सच में उसके प्योर फीलिंग्स हैं उसके लिए। तो क्या होगा आगे इस कहानी में, देखने के लिए देखते रहिए दर्द से मोहब्बत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।